सिमटता जा रहा है, लेकिन नाटक का यह जो तत्व है वह कभी नहीं सिमटेगा, यह मात्र निश्चित रूप से कहा जाएगा। आज जैसे हम देखते हैं कि हमारी फिल्में आ गई, हमारी फिल्मों के मूल में आप लोग देखेंगे तो नाटक रह चुका है। नाटक यह जीवंत कला है, यह जिंदा कला है। नाटक में अभिनय करने वाला अभिनेता और सीधा फिल्म में आया हुआ अभिनेता, इन दोनों को आप लोग देखेंगे तो आपको निश्चित रूप में उसमें होने वाला अंतर समझ में आ जाएगा। नाना पाटेकर को देख लीजिए कि जो नाटक के जरिए फिल्म में आ गए, पहले नाटक किया, बाद में फिल्म की। नाटक यह एक ऐसा अभिनय की जिंदा पाठशाला है कि वहां व्यक्ति को रोजाना नए नए अनुभवों से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए नाटक एक उम्दा कला के रूप में आज भी साहित्य के क्षेत्र में जो है सम्मानित पाई जाती है। एक दौर में तो यह साहित्य की केंद्रीय विधा रह चुकी है। संस्कृत साहित्य में भी नाटक जो है उसको लेकर या उसके बारे में पर्याप्त चर्चा पाई जाती है। आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ ही मूलतः नाटक पर आधारित है। अपितु इसी नाट्य शास्त्र ग्रंथ के जरिए आचार्य भरत मुनि ने भारतीय साहित्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो सभी सिद्धांतों की जड़ कहा जाता है, उस रस सिद्धांत का विवेचन नाटक के आधार पर किया हुआ पाया जाता है। नाटक को पांचवा वेद ऐसा तक कहा गया है। संस्कृत नाटकों की हमारे यहाँ एक संपन्न परंपरा रह चुकी है। अन्य गद्य विधाओं के बारे में जब हम सोचते हैं या उन पर अध्ययन करते हैं तो कई विधाएं जो है पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित पाई जाती है, लेकिन नाटक मात्र पूरी तरह से हमारी परंपरा से विकसित विधा के रूप में पाई जाती है। चूंकि नाटक का उल्लेख रामायण और महाभारत तक में मिलता हुआ पाया जाता है। संस्कृत में कालिदास, शूद्रक, भवभूति, हर्षवर्धन, भट्ट नारायण, विशाखा दत्त आदि कई महत्वपूर्ण नाटककार हो चुके हैं। हिंदी में डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने नाटक कोश या नाट्य कोश के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और वे मानते हैं नाटक का आविर्भाव हमारे यहाँ 13वीं सदी में गय सुकुमार रास इस नाटक से माना जाता है। लेकिन तात्विक रूप में उनमें कई बातों की कमी पाई जाती है, और इसीलिए जो है विद्यापति, जिसे मैथिली भाषा का एक महत्वपूर्ण कवि विद्यापति यह पहले नाटककार माने जाते हैं, जिनका गोरक्ष विजय यह मैथिली भाषा में लिखा हुआ महत्वपूर्ण नाटक है। माना जाता है इसी से आगे चलकर ब्रजभाषा में नाटक आ गया और बाद में हिंदी में आ गया। रास नाटक की परंपरा रचने वाली ब्रजभाषा की नाट्य परंपरा अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इसी कारण कृष्ण साहित्य के अनुरूप अनुकूल होने वाली यह ब्रजभाषा जो है अपने आप में मृषण कोमल पदावली की थी, जिसने भक्तिकाल में काव्य के रूप में तो विवेचन किया ही, लेकिन कृष्ण की रास लीला का विवेचन जो है वह नाटक के रूप में किया। उसी के साथ ब्रज के साथ यह नाटक की परंपरा अवधि में पहुंच गई, और अवधि में वह राम लीला के रूप में प्रचलित हो गई। तो पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य का एक रूप है, या ऐसा रूप जो दृश्य काव्य के रूप में सामने आ जाता है, जिसमें श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता पाई जाती है। नाटक यह श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। लोक चेतना को ही नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना जा सकता है। नाटक की गिनती आरंभ में काव्य में ही हो गई है, अपितु हमारे यहाँ के पहले नाटक जो है वो पद्य में लिखे जाते थे। एक स्थान पर तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि नाटक में अभिनय
कितना महत्वपूर्ण होता है इस बात को समझने के लिए आज भी युवा महोत्सव आदि में जो है मूकनाट्य पाया जाता है। तो एक समय यह नाटक जो है बिना बातचीत का होता था। हमारे यहाँ नाटकों के कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। नाटक हो, प्रकरण हो, बीम हो, यहाँ मृग हो, प्रहसन, व्यायोग, भाण, विधि, नाटिका, शिल्पक, विलासिका, ऐसे कई प्रकार नाटकों के पाए जाते हैं। साहित्य दर्पण में नाटक के लक्षण, भेद आदि को अधिक स्पष्ट रूप से विवेचित किया हुआ पाया जाता है। दृश्य काव्य के जो दो मुख्य भेद हैं, रूपक और उपरूपक, रूपक के भी 10 भेद माने गए हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। तो इन भेदों के अनुसार नाटक शब्द दृश्य काव्य मात्र के अर्थ में बोलते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक किसी ख्यात वृत्त अर्थात प्रसिद्ध आख्यान, कल्पित नहीं, को लेकर लिखना चाहिए। वह बहुत प्रकार के विलास, सुख दुख तथा अनेक रसों से युक्त होना चाहिए। उसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए। जो हम आज 3 अंकों तक आ गए। पहला नाटक बहुत लंबा चलता था और इस नाटक का जो नायक है वह धीरोदात्त या प्रख्यात वंश का कोई प्रतापी पुरुष या राजर्षि होना चाहिए। यह प्राचीन कल्पना थी, बाद में इसमें परिवर्तन आ गया और कोई भी व्यक्ति जो महत्वपूर्ण समाज के लिए कार्य करता है, जिसका उद्देश्य महान हो, वो व्यक्ति नाटक का नायक बनने लगा। नाटक के प्रधान अंगिरस के रूप में श्रृंगार और वीर इन दो रसों को माना है और बाकी रस गौण रूप में आते हैं। शांति, करुणा आदि जिस रूपक में प्रधान हो वह नाटक नहीं कहला जा सकता, ऐसा विवेचन इसमें पाया जाता है। संधि स्थल में कोई विस्मयजनक व्यापार इसमें होना चाहिए और उपसंहार अर्थात अंत में जो है वह मंगल ही दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ नाटक की कल्पना सुखांत के रूप में आ गई, दुखांत के रूप में नहीं। पाश्चात्य नाटक और पाश्चात्य फिल्में आप लोग देखेंगे और हमारी भारतीय नाटक और भारतीय फिल्में देखेंगे तो इनमें एक प्रमुख अंतर यह पाया जाता है कि हमारे यहाँ के सभी जो साहित्य प्रकार है, काव्य है आरंभिक दौर के, इन सब का अंत जो है वह सुखांत पाया जाता है। गिरीश सर माइक सुरू करा तुमचं, माइक सुरू करा। लेकिन पाश्चात्य साहित्य में आप लोग देखेंगे तो वहां मात्र आपको ट्रेजेडी मिलेगी, त्रासदी मिलेगी। हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में तक आप लोग देखेंगे कमल हसन के कुछ फिल्मों में यह उसका फिल्म का अंत अलग रूप में देने की प्रथा शुरू हो गई। सागर जैसी फिल्म हो या और कई फिल्में हैं कि जिनमें दुखांत के रूप में यह बात पाई जाती है। उसके पहले गुरुदत्त जी ने भी ऐसे प्रयास किए हुए पाए जाते हैं। तो यह नाटक एक तरह से आरंभिक दौर में हमारे गांव देहात में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य काव्य या मनोरंजन के प्रकार के रूप में प्रचलित रह चुका है, ख्यातलब्ध रह चुका है। और यहाँ उसके पूर्व रंग में और उत्तर रंग में सभी बातों का जो विवेचन है, इसी से आगे चलकर लोकनाट्य तमाशा जो है वह भी हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। लोकनाट्य तमाशा ही क्यों, अपितु महाराष्ट्र की हर भाषा में आप लोग देखेंगे तो एक एक लोकनाट्य आपको मिलता हुआ पाया जाएगा। तो यह आरंभिक दौर में नाटक का जो आरंभ है वह मंगलाचरण या नांदी के रूप में होता था। पूर्व रंग में नट, नटी या सूत्रधार इनका परस्पर वार्तालाप, नाटक का प्रस्ताव, नाटककार या कवि के वंश का वर्णन यह प्रस्तावना के रूप में आ जाता था। तो इस नाटक में प्रधानता वस्तु, प्लॉट या कथानक जो है वह महत्वपूर्ण होता था और ये दो प्रकार के होते थे। एक आधिकारिक वस्तु
और दूसरी प्रासंगिक वस्तु। पूरे इतिवृत्त का प्रधान नायक जो है वह अधिकारी होता था। जैसे रामलीला में राम का चरित्र, रासलीला में कृष्ण का चरित्र, यह बात हम लोग देखते हैं। भारतीय नाट्य परंपरा में या नाट्य के विवेचन में हम लोग देखते हैं कि नाटक के बारे में अत्यंत विस्तार से विवेचन पाया जाता है। अभिनय की ही बात कहे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभिनय 4 प्रकार का होता है, अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। मतलब अंगों की चेष्टा से जो अभिनय किया जाता है उसे अंगिक अभिनय कहते हैं। वचनों के जरिए अर्थात वाणी के जरिए जो अभिनय होता है उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। और भेष बनाकर जो किया जाता है उसे आहार्य अभिनय और भावों के उद्रेक से कंप, स्वेद आदि द्वारा जो होता है उसे सात्विक कहते हैं। नट सम्राट श्री राम लागू को याद कीजिए और उसमें आप लोग देखेंगे कि लागू सात्विक अभिनय के रूप में उन्होंने उसका चरमोत्कर्ष जो है वह छुआ है, या अपने अभिनय के जरिए सात्विक अभिनय के कई महत्वपूर्ण रूप लागू प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिनय यह है नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। उसी प्रकार इसमें चरित्र वर्णन जो है वह भी महत्वपूर्ण बन गया है। आजकल हम लोग देखते हैं कि देशी भाषाओं में जो नाटक लिखे जाते हैं उनमें आरंभिक नाटकों के सभी नियमों का पालन नहीं किया जाता, करना भी नहीं चाहिए। यदि परिवर्तन ये संसार का नियम है तो हर विधा में भी यह बात पाई जाती है। वैसे हमारे पारंपरिक नाटकों को नया रूप देने का पहला कार्य बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। अंधेर नगरी के जरिए एक नाटक का नया रूप लेकर भारतेंदु हमारे सामने आ जाते हैं। स्वयं भारतेंदु जी ने कई संस्कृत नाटकों के अनुवाद भी किए हुए पाए जाते हैं। तो नाटकों के प्राचीन लक्षण के स्थान पर आधुनिक नाटक का जो रूप है वह भारतेंदु के काल में हम लोग देख सकते हैं। नाटक इस शब्द में मूलतः एक शब्द है नट, और यह नट शब्द जो है वह एक तरह से नट कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नट, नटना, हमारे रांगे राघव के कब तक पुकारू इस उपन्यास में एक जाति जो है, जनजाति जिसका विवेचन किया है वह नट जनजाति है। या मैत्रेयी पुष्पा जी का जो उपन्यास है उसमें भी आप लोग देखते हैं उसी नट जनजाति का विवेचन किया हुआ पाया जाता है। तो नाटक एक ऐसी विधा कि जिसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है, नाटक खेला जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक को लक्षण के रूप में स्पष्ट करते हुए कहा था, नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है, दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है, रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है, इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। इस प्रकार का विवेचन स्वयं भारतेंदु बाबू जी ने किया हुआ पाया जाता है। हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ जो है पद्म के द्वारा हुआ, लेकिन आज के नाटक में हम लोग देखते हैं गद्य की प्रमुखता पाई जाती है। नाटक आज की भाषा में कहा जाए तो गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है। हम लोग देखेंगे कि पाश्चात्य फिल्मों में गीत नहीं पाए जाते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं, न के बराबर, लेकिन हमारे यहाँ हमारे फिल्मों में गीत आ गए। बारीकी से आप लोग जब सोचेंगे, विचार करेंगे तो हमारे यहाँ नाटक में गीत होते थे और उसका प्रभाव भारतीय फिल्मों पर भी पाया जाता है। लगभग सभी भाषाओं की फिल्मों में आप लोग देखेंगे गीत पाए जाते हैं। अपितु मराठी में आप लोग पहले देखेंगे तो नाटक के नाम के पीछे एक शब्द होता था, संगीत। संगीत उत्तर रामायण या संगीत रायगडाला जेव्हा जागे थे, मतलब नाटक के साथ यह गीत, संगीत और नृत्य जो है वह अनिवार्य रूप से जुड़ा था, यह भी हम लोग देख सकते हैं।
बाबू गुलाब राय के मतानुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। मतलब जो है नाटक में अभिनय को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने अनुकृति को महत्वपूर्ण माना है और यह सजीव पात्र जो है उन संदर्भों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि वह अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सके। नाटक का प्रमुख उपादान रंगमंचीयता होने के कारण यह संभव होता है। अरस्तु ने त्रासदी का जो विवेचन है वह करते समय तक पीटी एंड पीस है ना, नाटक में यह जो दो विरोधी भाव है वो दो विरोधी भावों के चलते उन्होंने विवेचन किया और इसी के चलते अरस्तु का थ्योरी ऑफ कैथारसिस अर्थात विरेचन सिद्धांत हमारे सामने आ गया और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने किया हुआ विवेचन और अरस्तु का वो विवेचन, इसका हम कभी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कई बातें हमारे सामने आ जाती है। मतलब मनुष्य जो है नाटक देखता है, नाटक देखते समय वह जब नाटक के नायक को नायिका को जो पीड़ा होती है, वेदना होती है, उसको देखकर दुखी होता है और रोता है और इस रोने के बावजूद भी वह नाटक का आनंद लेता है, नाटक देखकर वह खुश होता है। क्यों? क्योंकि इसी का विवेचन अरस्तु त्रासदी में करते हुए कहते हैं यह थ्योरी ऑफ कैथारसिस है। रोने से उसका मन, उसका दिल हल्का हो जाता है, यह बात कही हुई पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे नाटक में यह सब बातें पहले से विद्यमान रह चुकी है। भारत में नाटक साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसकी बहुत लंबी परंपरा पाई जाती है। इसी कारण नाट्यशास्त्र जो है उसके विवेचन में कई, आप लोग आगे देखेंगे उस पर कई टीकाएं या उसको आधार बनाकर कई ग्रंथ लिखे हुए पाए जाते हैं। इनमें भरत, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। धनंजय के नाटक के रूप में परिभाषा करते समय उन्होंने कहा है अवस्था की अनुकृति नाटक है। मतलब जो हमारे समाज में पहले से मौजूद है और उस अवस्था का अनुकरण करना, अनुकृति के रूप में यह नाटक है और यह परिभाषा सार्थक है, व्यावहारिक है और उपयोगी भी है। नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता होती है। हम लोग देखते हैं कि कई बार कभी जब शाहरुख खान फिल्मों में आ गए थे उस समय एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की एक लड़की, इन दोनों का संवाद के रूप में एक किस्सा आ गया था और वह लड़की जो है एक समय क्या हो गया, दादा और लड़की ऐसा प्रसंग दिखाया है। दोनों फिल्म देख रहे थे और लड़की देख रही थी शाहरुख खान की फिल्म और दादाजी ने वो फिल्म को बदल दिया और उसी समय फिल्म लग गई दिलीप कुमार जी की और वो लड़की दिलीप कुमार जी का अभिनय देखकर वो दादा को कहने लगी, दादाजी देखो यह जो नट है, ये जो नायक है, यह तो शाहरुख खान का अभिनय कर रहा है। दादाजी हंस गए और उनको समझ में आ गया दरअसल शाहरुख खान दिलीप कुमार का अभिनय करता था लेकिन नई पीढ़ी ने दिलीप कुमार को देखा ही नहीं और इसीलिए वो लड़की जो है उल्टे रूप में वो बात कहती हुई पाई जाती है। तो यह अनुकरण तत्व जो है नाटक में कैसा प्रधान है यह समझ में आ जाएगा, जो फिल्मों में भी आ गया। साहित्य की सभी विधाओं में यह नाटक का या नाटकीयता का तत्व पाया जाता है जिसमें अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया हुआ पाया जाता है। अनुकरण किसका हो? इसका उत्तर है अनुकरण जो है मानवीय जीवन में जो क्रियाशील कार्य हो, मनुष्य की अनेक परिस्थितियां जो होती है, मनुष्य उससे गुजरता है, उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है और इन विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्य किस प्रकार का वर्तन करता है। दरअसल मनुष्य जीवन यही एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर कई अंक होते हैं। इन अंकों में मनुष्य अपनी जिंदगी जीता है और इसके कई दृश्यों में स्थितियों के अनुरूप
मनुष्य को रोल करना पड़ता है। हम भी कभी बच्चे होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी पिता होते हैं, कभी दादा होते हैं। एक ही व्यक्ति को इस जीवन के रंगमंच पर विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो नाटककार नाटक की रचना करते समय एक प्रकार से यह मानव जीवन के यथार्थता का या जीवन की स्थितियों का अनुकरण करता है। नाटक का स्वरूप अनुकरण होते हुए भी नाटककार उसमें कल्पना भी करता है। यदि कल्पना नाटक को साहित्य की विधा प्रदान करती है, इसीलिए नाटक ऐसी कला है जिसमें अनुकरण और कल्पना दोनों का योग होता है। इसका उद्देश्य पहले शिक्षण और मनोरंजन था, लेकिन अब इसका लक्ष्य जीवन की विभिन्न समस्याओं का उद्घाटन करना और मानवीय संवेदनाओं को प्रकाश में लाना यह रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल के नाटकों से आज के नाटक बिल्कुल भिन्न पाए जाते हैं। नाटक के तत्वों को लेकर भारतीय और पाश्चात्य इन दोनों साहित्य में कुछ अंतर भी पाया जाता है। यह बात भी हमारे समझ में आ जाती है और इससे यह भी स्पष्ट होता है, भारतीय साहित्य में या संस्कृत काव्य शास्त्र में नाटक का अत्यंत विस्तार से विवेचन हुआ है। एकमात्र कथा वस्तु को लेकर इतना बारीकी से मतलब उसके संधि, उसके बिंदु, उसकी अवस्थाएं, इनका अत्यंत विस्तार के साथ विवेचन किया हुआ पाया जाता है। तो नाटक यह एक ऐसी विधा है कि जिस विधा ने आरंभिक दौर से मानव जाति को दिशा दिग्दर्शित करने का प्रयास किया हुआ पाया जाता है। नाटक और रस, इन दोनों का रिश्ता अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है या घनिष्ठ रह गया है। नाटक में रस जो है उसी को लेकर आरंभ में काफी विवेचन किया हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो पाश्चात्य का साहित्य शास्त्र में यह जो ड्रामा है उसके रूप में यह नाटक आ जाता है और उनको भी एक अच्छी संपन्न समृद्ध ऐसी परंपरा वहां भी पाई जाती है, वहां भी इसका विकास हो गया है। और मंचीय नाटकों के रूप में वहां थिएटर नामक कल्पना या थिएटर का विकास पाया जाता है। पहले नाटक जो है वह मौखिक होते थे, वहां जो है ऐसा बना बनाया रंगमंच या थिएटर नहीं होता था, खुले मैदान में नाटक खेले जाते थे और बाद में धीरे धीरे यह नाटक को एक नया रूप आ गया। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में या विद्वानों ने इस नाटक की परिभाषा उन्होंने भी करने का प्रयास किया है। ब्रोनेटियर के मतानुसार नाटक क्रिया या आंदोलन के माध्यम से इच्छा को जन्म देता है। मतलब उन्होंने नाटक की क्रिया में आंदोलन को महत्वपूर्ण माना है, यह भी हम देख सकते हैं। बुडियंटा के मतानुसार नाटक एक साहित्यिक शैली है जो भौतिक रूप से, मौखिक रूप से हर बातचीत या वहां के नेताओं के बीच बातचीत को दर्शाता है। कई विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। सब परिभाषाएं देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम स्वरूप को जब देखते हैं तो वहां भी नाटक का जो उद्देश्य है उसमें मनोरंजन, ज्ञान और अंतर्दृष्टि तथा एस्थेटिक वैल्यूज जो है उसको महत्वपूर्ण माना है, सामाजिक मूल्य को महत्वपूर्ण माना है। जैसे पहले उल्लेख किया कि नाटक का स्वरूप देखते समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नाटक के जो तत्व है वे कथा वस्तु जो है प्लॉट वो महत्वपूर्ण है। दूसरा तत्व जो है वह पात्र के रूप में स्वीकार किया गया है और आगे उसको तीसरे तत्व के रूप में रस को महत्वपूर्ण माना है। लेकिन पाश्चात्यों ने क्या किया, कथा वस्तु, पात्र, उद्देश्य, भाषा शैली, देशकाल, वातावरण, संवाद और अभिनय ऐसी बात कही। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में जो है कथा वस्तु के ही इतना व्यापक विवेचन किया है कि उसको देखना या पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमारे यहाँ नाटक का विवेचन
कितना गहराई से किया हुआ पाया जाता है। प्राचीन समय में भारत में संस्कृत नाटक जो खेले जाते थे वे धार्मिक अवसरों पर, सांस्कृतिक पर्व, सामाजिक समारोह के प्रसंग के रूप में खेले जाते थे। भारतवर्ष में नाटकों का प्रचार प्राचीन काल से इसी रूप में होता आ गया है और पाणिनि ने भी शिलाली और कृशाश्व नामक दो नट सूत्रकारों के नाम लिए हुए पाए जाते हैं। प्राचीन हिंदू राजा बड़ी बड़ी रंगशालाएं बनाते थे, इसके भी कई उल्लेख पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरगुजा पहाड़ी का एक स्थान है और वहां की एक गुफा के भीतर एक प्रकार की रंगशाला के चित्र पाए जाते हैं और इसी से ये संदर्भ जोड़ सकते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि पहले, आज नाटक को पर्दा है लेकिन रामलीला और रासलीला बिना पर्दे की होती थी, यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए। मध्यकाल में नाटक के क्षेत्र में कई परिवर्तन आ गए। दरअसल मध्यकाल में प्रादेशिक भाषाओं में लोकतंत्र का उदय हो गया। मुस्लिम काल में जहां शासकों की धर्मकट्टरता ने भारत की साहित्यिक रंग परंपरा को तोड़ डाला, वहां लोक भाषा में लोकमंच का अच्छा प्रसार हुआ और इसी का रूप हम रासलीला, रामलीला, नौटंकी, ख्याल, माच, जत्रा, भवई, तमाशा कई रूपों में देख सकते हैं। तो मध्यकाल में हमारा नाटक जो है वह लोकधर्मी नाट्य मंच बन गया। भक्ति काल में एक और तो ब्रज प्रदेश में कृष्ण की रासलीलाओं का ब्रज भाषा में अत्यधिक प्रचलन हुआ और दूसरी ओर विजयादशमी के अवसर पर समूचे भारत के छोटे बड़े नगरों में रामलीला बड़ी धूमधाम से मनाई जाने लगी। इस प्रकार साहित्यिक तथा साहित्यिक रचनाओं के अभाव के कारण मध्यकाल में साहित्यिक रंगकर्म की ओर कोई प्रवृत्ति नहीं हुई। सच्चाई यह है कि आधुनिक काल में व्यावसायिक तथा साहित्यिक रंगमंच के उदय से पूर्व हमारे देश में रामलीला, नौटंकी आदि के लोकमंच ने ही 400-500 वर्षों तक हिंदी रंगमंच को जीवित रखा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा तथ्य है। यह लोकमंच परंपरा आज तक विभिन्न रूपों में समूचे देश में वर्तमान है। अभी कई जनजातीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के उनके अपने नाटक हैं। राउत नाच जो है उसको हम हिंदी वाले जानते हैं, मड़ई नामक पत्रिका को जानते हैं। कालीचरण यादव जी ने लगभग हर साल एक इस रूप में उस मड़ई के बेहतरीन अंक निकाले हुए हम लोग देख सकते हैं। उत्तर भारत में रामलीलाओं के अतिरिक्त महाभारत पर आधारित वीर अभिमन्यु, सत्य हरिश्चंद्र आदि का भी जो मंचन या उसको खेला जाता है, रूप बसंत, हीर रांझा, हकीकत राय, बिलवा मंगल आदि नौटंकियां आज तक प्रचलित है और इन नौटंकियों ने भी इस नाटक को नया आयाम देने का प्रयास किया है। आधुनिक काल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ रंगमंच को प्रोत्साहन मिला, विशेषतः फारसी थिएटर और बांग्ला नाटक या बांग्ला थिएटर, इसमें इसके कई रूप विकसित हो गए। फलतः समूचे भारत में व्यावसायिक नाटक मंडलियां स्थापित हो गई। नाट्य रंगन की प्रवृत्ति सर्वप्रथम बांग्ला में दिखाई दी। सन 1835 के आसपास कोलकाता में कई अव्यावसायिक रंगशालाओं का निर्माण हो गया। कोलकाता के कुछ साम्रांत परिवारों ने और रईस लोगों ने इसके निर्माण में योगदान दिया और दूसरी ओर व्यावसायिक नाटक मंडलियों के असाहित्यिक प्रयास भी होते रहे। बांग्ला के इस नाट्य सृजन और नाट्य रंगन का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के रंगांदोलन का इसी से दशा, दिशा और प्रेरणा मिली थी। बंगाल के इस आरंभिक साहित्यिक प्रयास में जो नाटक रचे गए वे मूल संस्कृत या अंग्रेजी नाटकों के
छायानुवाद या रूपांतर थे। अर्थात यह स्पष्ट है कि भारतेंदु का आरंभिक प्रयास भी संस्कृत नाटकों के छायानुवाद का ही था। हिंदी रंगमंचीय साहित्यिक नाटकों में सबसे पहला हिंदी गीति नाट्य जो है वह अमानतकृत इंदर सभा कहा जा सकता है। सन 1853 में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में यह नाटक खेला गया था। इसमें उर्दू शैली का वैसा ही प्रयोग था जैसा फारसी नाटक मंडलियों ने अपने नाटकों के लिए अपनाया था। और हम लोग देखते हैं 1862 में काशी में जानकी मंगल नामक एक विशुद्ध नाटक खेला गया। तो ये उपर्युक्त साहित्यिक रंगमंच के जो प्रयास है वह आगे बढ़कर फारसी मंडलियों ने ओरिजिनल विक्टोरिया, इम्प्रेस विक्टोरिया, एल्फिंस्टन थिएट्रिकल कंपनी, अल्फ्रेड तथा न्यू अल्फ्रेड कंपनी आदि ने व्यावसायिक रंगमंच बनाया। सर्वप्रथम मुंबई और बाद में हैदराबाद, लखनऊ, बनारस, दिल्ली, लाहौर आदि कई केंद्र और स्थानों से यह कंपनियां देश भर में घूम घूम कर हिंदी नाटकों का प्रदर्शन करने लगी। इन पारसी नाटक मंडलियों के लिए पहले पहल नसरबानी खान साहब, रौनक बनारसी, विनायक प्रसाद तालिब, एहसन आदि लेखकों ने नाटक लिखे और जनता का सस्ता मनोरंजन और धनोपार्जन इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य रह गया। राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरिकृष्ण जौहर आदि कुछ ऐसे नाटककार भी हुए हैं जिन्होंने फारसी रंगमंच को कुछ साहित्यिक कूट देकर उसे सुधारने का प्रयत्न किया है। हिंदी को इस व्यावसायिक रंगमंच पर लाने की चेष्टा की, पर व्यावसायिक वृत्ति के कारण संभवतः इस रंगमंच पर सुधार संभव नहीं था और इसी से इन नाटककारों को भी व्यावसायिक बनना पड़ा। इस प्रकार फारसी रंगमंच न विकसित हो सका न स्थायी बन सका। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। उस काल के भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की और यही नाटक का मूल उद्देश्य जो आरंभिक दौर में भी था कि भले वो आदर्शवादी हो या उपदेश प्रदान हो, लेकिन लोक चेतना ये उसके मूल में कायम थी और उस समय की सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिल गया। हिंदी में अव्यावसायिक साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश जो है अमानत लखनवी के इंद्र सभा से हुआ, यह हमने देखा। लेकिन सच्चाई यह है कि इंद्र सभा की वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। इसमें शामियाने के नीचे खुला स्टेज रहता था और नौटंकी की तरह तीनों ओर केवल पीछे नहीं, तीनों ओर दर्शक जो है वह बैठते थे और एक ओर तख्त पर राजा इंद्र का आसन लगाया जाता था और साथ में परियों के लिए कुर्सियां रखी जाती थी। तो साजिंदों के पीछे एक लाल रंग का पर्दा लटकाया जाता था। इसी के पीछे से पात्रों का प्रवेश कराया जाता था। तो राजा इंद्र, परिया आदि पात्र आकर यहाँ उपस्थित रहते थे। तो यह इसी से आगे चलकर यह कैसे विकसित हो गया, ये बड़ा रंजक हिस्सा हम लोग देख सकते हैं। तो संस्कृत नाटकों का युग ढलने लगा और यह नाटक जो है नए रूप में हमारे सामने आ गया और इसी से हम लोग देखते हैं कि भारतीय भाषाओं में उत्तरी भारत में नौटंकी, रामलीला आ गई, गुजरात में वही जो है उसका प्रचलन हो गया, कर्नाटक में यक्षगान, तमिलनाडु में थेरुबट्टू, छत्तीसगढ़ में नाचा। तो यह लोकनाट्य की परंपरा भी विकसित होती रही। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी रंगमंच और नाट्य रचना के व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक साहित्यिक प्रयास तो हुए, पर हिंदी का वास्तविक और स्थायी रंगमंच निर्मित और विकसित नहीं हो पाया था।
आगे चलकर 20वीं शताब्दी में के तीसरे दशक में सिनेमा के आगमन ने पारसी रंगमंच को पूर्णतः समाप्त कर दिया, लेकिन व्यावसायिक रंगमंच पर इधर उधर नए रूपों में वह जीवित रह गया। अब हिंदी का रंगमंच केवल स्कूलों और कॉलेजों में है, और इन दिनों तो हम लोग देखते हैं कि वहां से भी स्थिति उसकी खराब होती जा रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में युवा महोत्सव, वह विश्वविद्यालयों के हो या राज्य स्तरीय हो, देश स्तर पर होते हैं, तो उनमें इस नाटक का स्थान अब महत्वपूर्ण बन गया है। तो इस नाटक की अपनी ये जो परंपरा है, इस परंपरा से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नाटक एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जिंदा ऐसी कला है। इस नाटक ने आम आदमी के अंदर चेतना जगाने का काम किया है। कभी आप लोग समय मिला तो जरूर भिखारी ठाकुर को पढ़ लीजिए। मध्यकाल में एक ऐसा व्यक्ति हो गया कि जिस काल में जो है लड़कियों के बाल विवाह होते थे, अनमेल विवाह होते थे, मतलब लगभग लड़कियों को बेचा जाता था। ऐसे काल में हमारे मध्यकाल में जो है भिखारी ठाकुर जी ने ऐसे नाटक लिखे कि जिन नाटकों को पढ़कर लोग अपने हाथों की मुट्ठियां जो है वो भींचते थे, और खुले नाटक के दौरान ही कसम लेते थे कि हम अपनी बेटी का बूढ़े के साथ विवाह नहीं करेंगे। तो नाटक में क्या शक्ति होती है यह आपको समझ में आ जाएगा। और यह भिखारी ठाकुर को इसी कारण राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान ने कभी कहा था कि यह भोजपुरी का शेक्सपियर है, मतलब भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर के रूप में भिखारी ठाकुर को आज जाना जाता है। तो उनके बेटी बेचुआ नाटक तो काफी चर्चित हो गया। उस पर जो है आगे चलकर संजीव जी ने एक सूत्रधार नामक उपन्यास भी लिखा हुआ पाया जाता है। और यह परंपरा हिंदी में काफी मात्रा में आगे जीवित पाई जाती है। और इसी का रूप हम लोग देख सकते हैं सफदर हश्मी जो है उनके नाटकों में। सफदर हश्मी ने तो रास्ते पर नाटक खेले, नुक्कड़ नाटक खेले, और उनके नाटकों में इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ्य थी कि दिल्ली के रास्ते पर एक बार वे नाटक खेल रहे थे, और उनके नाटक से जो है बड़े बड़े राजनेताओं की जो क्या कहते हैं पांव के नीचे की जमीन सरक रही थी, और जिसके परिणाम स्वरूप रास्ते पर नाटक खेलते समय ही सफदर हश्मी की हत्या हो गई। ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। मतलब नाटक में क्या शक्ति होती है ये सफदर के नाटक और जीवन को लेकर हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार हिंदी में हबीब तनवीर जैसे नाटककार हो गए, और जिनका पोगा पंडित ये नाटक तो काफी मात्रा में चर्चित, विवादास्पद और लोकप्रिय रह चुका है। कई बार इसके चलते जिस हबीब तनवीर को बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए, लेकिन इस नाटक के चलते उनको अपने जन्मस्थान से या उस राज्य से तक निष्कासित किया गया था। यह हबीब तनवीर जी का छोटा सा नाटक, लेकिन अपने आप में वह कितने सारे रूप उसमें लाकर लोगों का प्रबोधन करता हुआ पाया जाता है। उनके बाकी नाटक भी ऐसे हैं, चरणदास चोर, कई नाटकों पर उनके फिल्में बन गई है। हाँ, हिंदी नाटकों की और एक खासियत है, हिंदी ही क्यों मराठी भी देख लीजिए, नट सम्राट पहले नाटक था, बाद में उस पर फिल्म बन गई। मतलब इन नाटकों में इतनी शक्ति थी या इतनी सामर्थ्य थी कि जिनको बाद में फिल्मों के रूप में तक वे आ गए। तो हिंदी में भारतेंदु के साथ जयशंकर प्रसाद आगे उसको नाटक को विकसित करने की एक लंबी परंपरा पाई जाती है। प्रसाद जी के नाटक ऐतिहासिक भी थे और सामाजिक लोक चेतना से भरे हुए थे। जगदीश चंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, बिहारी लाल, हरित, स्वदेश दीपक, नाग बोडस, हरि कृष्ण प्रेमी, यह नाटककार महत्वपूर्ण रह चुके हैं। आज नाटक के क्षेत्र में आप लोग जो है अपना करियर भी कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। क्यों? आज नाटक जैसे
पहले के नाटक अलग अलग रूप में थे, आधुनिक काल में नाटकों ने फिर नए रूप ले लिए हैं और इसी कारण आप लोग देखते हैं स्टेज ड्रामा, मंचीय नाटक, यह तो है ही। मतलब इस नाटक को आज भी देखने वाला, पसंद करने वाला एक वर्ग है और निश्चित रूप में अच्छे नाटकों के लिए दर्शकों की कमी नहीं है। फिर टेलीविजन नाटक आ गया है, रेडियो नाटक आ गया है, फिल्म ड्रामा नामक एक प्रकार आ गया है, कठपुतली नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, पथनाट्य है, जिसे सड़क नाटक मराठी में कहते हैं, हिंदी में नुक्कड़ नाटक या जो है स्ट्रीट प्ले अंग्रेजी में उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो नाटक है वह खेले जाते हैं। तो नाटक के यह पारंपरिक और आधुनिक प्रकारों को देखने के बाद आप जो है निश्चित रूप से इसमें ये काम कर सकते हैं। विशेषतः दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये जो संस्था है, यह इन नाटकों को जो के बारे में न केवल अध्ययन करती है, अपितु नए नए कलाकार जो है उनका प्रशिक्षण या उनको गठित करने का काम करती हुई पाई जाती है। आज हमारे मराठी हिंदी फिल्म सृष्टि में मिलने वाले कई कलाकार जो है वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की देन है, ऐसा कह सकते हैं। इतना ही नहीं, हिंदी में इप्टा ने इस नाटकों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया हुआ पाया जाता है। तो हिंदी में नाटकों की यह जो परंपरा रह चुकी है उसको लेकर हमें कुछ मात्रा में जो जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से आपको यह कोर्स महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी के जो महत्वपूर्ण नाटक है उसको आप लोग जान पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी हो, प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी हो, विशेषतः धर्मवीर भारती का अंधायुग नामक एक नाटक है। वो नाटक तो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हर साल दिल्ली में इसको खेला जाता है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, आधे अधूरे उनका दूसरा नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नामक नाटक है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है, भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है, मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक है। तो ऐसे कई नाटक हैं जो जिसे हम सदाबहार या कालजयी नाटक कह सकते हैं। तो हिंदी नाटकों को एक संपन्न ऐसी परंपरा है और आज की तारीख में हमें नाटक इस विधा से यदि जुड़ना है या आप लोग इस जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र कोर्स कर रहे हैं, तो यह कोर्स महज मेरी ऐसी इच्छा है कि प्रमाण पत्र के रूप में न रहे, अपितु आप एक साथ मराठी, हिंदी, पाश्चात्य नाटक, इनमें क्या क्या हो रहा है इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ने की कोशिश करें। सौभाग्य से हिंदी में नाटक या नाट्यशास्त्र पर काफी मात्रा में सामग्री पाई जाती है। आज का जो युग है वह एक प्रकार से मीडिया, चैनल, फिल्म, इसमें बड़ी मात्रा में अच्छे लोगों की आवश्यकता आज बढ़ गई है और मुझे लगता है कि इस कोर्स के जरिए आप उस दिशा में, हमारे हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार होता है या वह कलाकार जब उसको अवसर मिल जाता है ना, मतलब वह पात्र या वह अभिनय वो जिसका करता है, कई बार वह उसके अनुकूल होता है या नहीं होता है, यह तो समय तय करता है। तो आपके अंदर होने वाले कलाकार को तराशने का मुझे लगता है कि यह अवसर है। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी ने आपके लिए यह अवसर उत्पन्न किया है और आज की तारीख में नाटक के अंदर या नाटक के जरिए आप अपने आप को तराशने का प्रयास कर सकते हैं। नाटक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करके इस क्षेत्र में करियर करने के भी भविष्य में कई अवसर आप लोगों को आ सकते हैं। चंद्रकांता में होने वाला इक्कू जो है वह आपके जैसा ही एक युवा छात्र था एक समय, और जो बाद में एनएसडी के माध्यम से हमारे सामने आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रमाण पत्र कोर्स के माध्यम से आप नाटक विधा के रूप में ढंग से जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि इनका ये जो प्रयास है वह सार्थक होगा और आने वाले
दिनों में यह कोर्स और अधिक व्यापक बन जाएगा। सोलापुर विश्वविद्यालय का जो युवक महोत्सव होता है, ये युवक महोत्सव यहाँ तो मराठी में नाटक चलता है, लेकिन जब इस युवा महोत्सव को आपको आगे जाकर जो है अंतर विश्वविद्यालय या राज्य राष्ट्रीय स्तर पर खेलना पड़ता है, तो वहां इस नाटक को भी हिंदी में तैयार करके प्रस्तुत करना पड़ता है, उसका अनुवाद करके। तो उस समय भी आपको इस कोर्स का या हिंदी भाषा के जरिए नाटक की जानकारी का निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे डॉक्टर मुलानी सर जी ने जैसे कहा कि इस युवा महोत्सव के चलते नाटक के लिए एक कलाकार जो है वो तैयार करना या उन कलाकारों को निश्चित रूप में एक अच्छा गाइडेंस, दिशा दिग्दर्शन करने की दृष्टि से भी यह कोर्स महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि आप इस कोर्स के जरिए इन सभी बातों को जानने वाले हैं। आगे चलकर उन्होंने बहुत अच्छा नियोजन किया है। मैं तो महज जो है एक आरंभिक रूप में उसका पूरा एक ब्यौरा या उद्घाटन पर व्याख्यान देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आगे चलकर अभिनय के क्षेत्र से इस संबंध रखने वाले नाटक के और कई विद्वान लोग आपको इस विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं, तो आप इन सभी का अच्छी तरह से लाभ उठाएंगे और उसका अपने जीवन में निश्चित रूप से उपयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय ने इस ऑनलाइन प्रमाण पत्र कोर्स के लिए जो उद्घाटन परक व्याख्यान के लिए मुझे बुलाया, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसीलिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जाधव सर, जाधव सर, कॅमेरा पण सुरू करा जाधव सर तुम्ही. आभार माना. धन्यवाद सर. विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी IQAC अंतर्गत हिंदी विभाग आयोजित ऑनलाइन नाट्यशास्त्र प्रमाण पत्र कोर्स का उद्घाटन आज डॉक्टर गिरीश काशीद जी के व्याख्यान से हुआ है। डॉक्टर गिरीश काशीद जी के व्याख्यान का विषय था नाटक संकल्पना व स्वरूप। सर जी ने अपने व्याख्यान से रामायण, महाभारत या संस्कृत से लेकर हिंदी, मराठी नाटकों के परंपराओं का जो प्रवाह होता है उसका सही चित्रण हमारे छात्राओं के सामने रख दिया गया है। अतः भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर अनेक भाषा और अनेक भाषाओं के साथ मराठी के नट सम्राट नाटक तक एक बहुत बड़ी सुंदर भाषा शैली में व्याख्यान सर जी ने दिया है। सर जी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे छात्राओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। सर जी को मैं धन्यवाद देता हूं और महाविद्यालय की ओर से, हमारे प्राचार्य साहब जी की ओर से, हमारी संस्था की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से मैं सर जी का बहुत बहुत आभारी हूं। दूसरी बात, इसमें हमारे महाविद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी के सहयोग से यहाँ कोर्स का आयोजन हुआ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के कार्यक्रम का जो पत्र है वही पत्र हमारे प्रधान आचार्य जी डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी ने तैयार किया गया है। विशेष में प्रधान आचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी का यहाँ आभार मैं प्रदर्शित करता हूँ। उसी के साथ साथ कि हमारे इस
कार्यक्रम के लिए जो छात्र उपस्थित हुए हैं, इन सभी छात्रों का मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ और हमारे हिंदी प्राध्यापक परिषद के सभी सभ्यों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ और हमारे महाविद्यालय का स्टाफ, हमारा स्टाफ और सभी हमारे कर्मचारियों का मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ और प्रधान आचार्य जी की अनुमति से आज का यह व्याख्यान का पहला उद्घाटन समारंभ समाप्त हुआ है, वह मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर। हो 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 थांबूया आपण. धन्यवाद.